हेलो जी, नमस्ते नमस्कार। वेलकम टू अवर क्लास, वेलकम टू अवर चैनल। हम आज क्लास करने वाले हैं सीडीपी के लिए, सीटेट के लिए। अब ये क्लास ऐसे हैं, ये सब्जेक्ट ही ऐसे हैं कि समझ में आए तो पूरा समझ में आता है और समझ में ना आए तो ये पूरी क्लास वेस्ट हो जाती है। इसलिए आप इस वीडियो पर जैसे पहुँचे हैं, थंबनेल देख के आए हैं, लिंक से आए हैं, सजेशन से आए हैं, जिस प्रकार से आप आए हैं आप बिल्कुल सही क्लास पे आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्लास से आज आप काफ़ी कुछ सीख कर जाने वाले हैं, काफ़ी कुछ सीख के जाने वाले हैं। कुल ये 6 पेज की पीडीएफ है और यह कुल 20 से 25 मिनट की क्लास होगी। तो यहाँ पर आप आज सीखने वाले हैं लर्निंग थ्योरीज। जो आपने थ्योरीज सीखी हैं जीन पियाजे की, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग की, वो डेवलपमेंटल थ्योरी हैं, यानी कि विकास के लिए वो थ्योरी हैं। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं लर्निंग थ्योरीज, अधिगम का सिद्धांत है। जो 3-4 साइकोलॉजिस्ट की बात करेंगे, आप जानते भी हैं, जैसे BF स्किनर हो गए, उनके एक्सपेरिमेंट हो गए, डॉग पे एक्सपेरिमेंट हैं, कैट पे एक्सपेरिमेंट हैं। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीडीपी एक ऐसी ही सब्जेक्ट है जो हमें पता तो बचपन से ही होती है, लेकिन हमें यहाँ आकर लगता है पता कि अच्छा ऐसा भी सब्जेक्ट है कोई जो हमारे डेवलपमेंट को भी बताता है। इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि आप एक अलग लीग पर चल रहे हैं, आप एक रेयर कार्य कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 2 बार वीडियो देखें, 3 बार देखें, नोट्स बना लें, समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को, बिल्कुल प्यार से समझेंगे, कोई इशू नहीं है। आज का जो टॉपिक है लर्निंग थ्योरीज, अधिगम सिद्धांत। ठीक है, एक प्यारे से बच्चे की पिक्चर लगा रखी है। सबसे पहले देख लीजिए, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग की जो थ्योरी हैं वो डेवलपमेंट पे आधारित हैं, लेकिन जो आज हम करने वाले हैं वो है लर्निंग थ्योरीज। तो आइए जानते हैं लर्निंग थ्योरीज के बारे में। व्यवहारवाद या फिर बिहेवियरिज्म क्या होता है? देखिए, इसके जनक हैं जॉन बी वाटसन। ठीक है, और ये आनुवांशिकता को, यानी कि हेरिडिटी को अधिक महत्व नहीं देते हैं। ये कहते हैं कि व्यवहारवाद को बदला जा सकता है, यानी कि आपके व्यवहार को चेंज कर सकते हैं। ये जीन्स को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। चलिए फिर पहली थ्योरी स्टार्ट कर लेते हैं। जो पहली थ्योरी है वह है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और ये है थोर्नडाइक। यहाँ पर पिक्चर लगी हुई है इनकी, इनको आप देख सकते हैं। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत इसको हम बोलते हैं। देखिए, ये संबंधवाद से जुड़ा हुआ है, यानी कि कनेक्शनिज्म से ये जुड़ा हुआ है। किस प्रकार से, एक एक बात समझेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो बताता रहूँगा, क्वेश्चन कैसे बनाने हैं वो बताता रहूँगा। देखिए, ये संबंध बताते हैं, संबंधवाद से जुड़ा हुआ है। कैसे? स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक और रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया के बीच में ये संबंध बताते हैं। अच्छा, कैसे बताएंगे? अभी जब इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, इनका एक्सपेरिमेंट था एक, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आपको। और थोर्नडाइक थे जो, वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक इनको बोल देते हैं। कि साइकोलॉजी को एजुकेशन में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए थे। यहाँ पर इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। और ये कहते हैं कि जो लर्निंग है, अधिगम है, वह रिजल्ट है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का। ठीक है, अभी देखिए, इनका एक एक्सपेरिमेंट बिल्ली पर था। कैसे? यहाँ पर साइड में आपको पिक्चर भी दिख गई होगी, यहाँ पर लगा रखी है साथ में। तस्वीरें काफ़ी सहायता करती हैं हमें सीखने के लिए। इनकी थ्योरी क्या थी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। देखते हैं इसके बारे में। इन्होंने एक बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया। बिल्ली को इन्होंने पिंजरे में रखा और बाहर खाना रख दिया। बिल्ली खाने को देख पा रही थी, तो खाने को देखकर बिल्ली के अंदर उद्दीपन हुआ, यानी कि उद्दीपक का कार्य, स्टिमुलस का कार्य कर रहा था खाना। ठीक है, तो खाने को देखकर उसने हरकत की, तो पिंजरे में लगा लीवर दबा और दरवाज़ा खुल गया। यहाँ पर जो ये लीवर यानी कि बटन, इसको हम कह सकते हैं, इसने हाथ पैर मारे तो इसको प्रेस किया, तो इसके दबाने से दरवाज़ा खुल गया। ठीक है,
तो जो खाना है वह उद्दीपक का कार्य कर रहा है, यानी कि स्टिमुलस का कार्य खाना कर रहा है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर उद्दीपक आया है, स्टिमुलस आया है, उसके बाद इसने रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, और इसने ऐसा बार बार किया। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने, थॉर्नडाइक ने 3 लॉ निकाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए, जो पहला लॉ था इनका, जो पहला इनका सिद्धांत था, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, इसमें 3 लॉ दिए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जितनी अधिक हमारी प्रैक्टिस होगी उतनी अधिक हमारी लर्निंग होगी। यह आप किसी भी फील्ड में देख सकते हैं, चाहे आप कोई गेम करते हो, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप बेसिकली लिखने की प्रैक्टिस करते हो तो आपकी जो राइटिंग है वह काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यह हर जगह लागू होती है। और इसी में लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज भी आते हैं कि जिस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं वह हमें याद रहती है, और जिसको हम एक बीच में अंतराल गैप आ जाता है तो उसको हम भूल जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता का नियम। सीखने के लिए अगर हम तैयार नहीं हैं, चाहे सोशली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, तो हम सीख नहीं पाएंगे। चाहे हमें वर्ल्ड के बेस्ट टीचर आकर सिखा दें, लेकिन अगर हम तैयार ही नहीं हैं तो हम सीख नहीं पाएंगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। इसके बाद जो तीसरा नियम है वह है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम। अभी जितना अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा, जितना अच्छा हमारा मोटिवेशन होगा, उतना ही हम उस चीज़ को दोबारा करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें कहीं से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि हाँ यहाँ से तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो हम पक्का उस चीज़ को दोबारा करने वाले हैं। लेकिन अगर हमें वहाँ से ख़राब रिस्पॉन्स मिला है तो हम उसे दोबारा नहीं करेंगे। तो यह लॉ ऑफ इफ़ेक्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हमारा मोटिवेशन और री एनफोर्समेंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि पुनर्बलन से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो री इन्फोर्समेंट है यानी कि पुनर्बलन है, इसकी बात आगे BF स्किनर करने वाले हैं, लेकिन हल्का सा टच इसको थॉर्नडाइक ने भी किया है। ठीक है, कि अच्छा प्रभाव हुआ तो दोबारा वैसा ही करेंगे। तो ये 3 लॉ प्राइमरी लॉ में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट। इसके बाद देखिए सेकेंडरी लॉज भी हैं, लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण है वह प्राइमरी लॉ ही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है कि क्वेश्चन में अधिक महत्वपूर्ण प्राइमरी लॉ है, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन कैसे देगा कि क्वेश्चन में 4 ऑप्शन डाल दिए कि कौन सा थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉ नहीं है, तो 3 ऑप्शन तो यही डाल देगा जो हमने अभी डिस्कस किए थे। कौन कौन से? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट। और चौथा ऑप्शन सेकेंडरी लॉ से उठा कर डाल देगा। इस कारण से इसको भी देखना ज़रूरी हो जाता है। इसमें कौन कौन से लॉ आते हैं? लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग और लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। ये सारे सेकेंडरी लॉज में आते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राइमरी लॉज ही हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अभी देखिए चाइल्ड एजुकेशन में इस थ्योरी का रोल क्या है कि हम बच्चों को त्रुटि एवं प्रयास के माध्यम से सिखा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने पहली थ्योरी कंप्लीट कर ली जो थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी बाय थॉर्नडाइक। इसके बाद जो दूसरी थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी में जो दूसरी थ्योरी है वह है क्लासिकल कंडीशनिंग, जो इवान पाव्लोव की है। आपने इनका नाम सुन रखा होगा, एक साइकोलॉजिस्ट थे भी और काफ़ी फेमस थे। इनको नोबेल अवार्ड भी मिला है 1904 में। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन। जैसे क्लासिकल वर्ड है, यानी कि आपने क्लासिकल म्यूजिक सुना होगा, क्लासिकल डांस सुन रखा होगा, ये क्लासिकल कंडीशनिंग है, यानी कि काफ़ी प्राचीन समय से जुड़ी हुई है ना। इसलिए शास्त्रीय अनुबंधन इसको बोलते हैं। और जो इवान पाव्लोव है वो रशियन साइकोलॉजिस्ट है, मतलब थे, अब तो खैर नहीं है, थे, और नोबेल अवार्ड इनको मिला है, हम बात कर ही चुके हैं। और ये पुराने समय से चलती आ रही क्लासिकल कंडीशनिंग है। इसमें क्या होता है कि स्टिमुलस को, उद्दीपक को किसी चीज़ के साथ जोड़ देना, यानी कि एसोसिएट कर देना, इसके अंतर्गत ऐसा होता है। और इस थ्योरी के कई सारे नाम हैं। इस थ्योरी को रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग बोल देते हैं, कंडीशनड रिफ्लेक्स बोल देते हैं, कंडीशनड रिस्पॉन्स बोल देते हैं और
पेवलियन कंडीशनिंग भी बोल देते हैं। तो 4-5 नाम है इसके, ध्यान रखना कि आप कहीं क्वेश्चन सिर्फ नेम की वजह से ही न गलत कराएं। वैसे चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज था कि प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी हमारी उतना ही अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। तो इनकी जो थ्योरी थी, इनका एक्सपेरिमेंट था, उसको हम देख लेते हैं। इनका एक्सपेरिमेंट एक डॉग पर था। आपने इस एक्सपेरिमेंट को सुन भी रखा होगा। एक डॉग के सामने जब खाना लाया जाता है, यानी कि स्टिमुलस लाया जाता है, तो उसके मुंह से लार आने लगती है। यानी कि एक डॉग है, खाना उसके सामने है, खाना उसको दिया नहीं गया है, खाना उसको दिया नहीं जा रहा है, लेकिन उसका खाने का मन कर रहा है, तो उसका रिस्पॉन्स लार के थ्रू आ रहा है, उसके मुंह से लार आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्टिमुलस लाया गया है और फिर रिस्पॉन्स आया है। ऐसा ही इससे पहले वाली थॉर्नडाइक वाली थ्योरी में भी था। और अभी होता है क्या है कि जब उस डॉग के लिए खाना आता है तो साथ में एक बैल घंटी बजाई जाती है। ठीक है, तो ऐसा होने लगा कि जब जब खाना आता तो तब तक वह घंटी बजती। तो यानी कि इसको एसोसिएट कर दिया गया बैल को, घंटी को खाने के साथ में। और अभी ऐसा होने लगा कि अगर खाना नहीं भी आया है, सिर्फ घंटी बजाई जा रही है, तब भी वह जो डॉग था वह रिएक्ट करने लगा, उसके मुंह से लार आने लगी। ठीक है, जब खाना नहीं आया, सिर्फ घंटी बजी, तब भी लार आई। तो खाने को बैल से एसोसिएशन ही ये बताते हैं। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जब स्कूल में बैल बजती है कि लंच टाइम हो गया, आधी छुट्टी हो गई है, तो बच्चे टिफ़िन बॉक्स अपना खोल लेते हैं बैल बजते ही। यानी कि अब खाने को या रिसेस को उस घंटी के साथ जोड़ दिया गया है, बच्चे तुरंत से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और इवन पाब्लो की इस थ्योरी की ये 3 लेवल देते हैं कि कंडीशनिंग के 3 लेवल हैं। कौन कौन से? इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर देखिए। पहला है बिफोर कंडीशनिंग। मैं चाह रहा था कि इस पीडीएफ में इन तीनों लेवल को मैं इस प्रकार करूँ, तीनों एक ही फ्रेम में आ जाए। जैसे बिफोर कंडीशनिंग यहाँ हो गया, कंडीशनिंग यहाँ, और आफ्टर कंडीशनिंग यहाँ हो जाए। लेकिन वो हुआ नहीं, टाइपिंग में ऐसे नहीं हो रहा था, तो मैंने इनको इस प्रकार से लिखा है। तो देखिए, पहला बिफोर कंडीशनिंग, इसमें क्या था? अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, अनकंडीशन स्टिमुलस था, और इसके बाद अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा था। ठीक है, यानी कि जब खाना आता तो डॉग की लार आती। तो यहाँ पर बैल का कोई भी रोल नहीं था। लेकिन एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग तो क्या हुआ? साथ में बैल को जोड़ दिया गया, घंटी को जोड़ दिया गया, यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी कि बैल ऐड कर दी गई इसमें। तो जब खाना आता तो वह घंटी बजती, तो फिर डॉग रिस्पॉन्स करता। ठीक है, और जब खाना नहीं आया, सिर्फ घंटी बजाई जाती, तब भी डॉग रिस्पॉन्स करने लगा। और इसके बाद जब खाना नहीं आता, सिर्फ बैल बजाई जाती, उसके बाद भी डॉग रिस्पॉन्स करने लगा। इसको एसोसिएट कर दिया गया इसके साथ में। और अगर 10-20 बार, 50 बार, 100 बार सिर्फ बैल बजाई जा रही है, खाना नहीं आ रहा है, तो डॉग को पता लग गया कि नहीं, ये अब खाना नहीं आएगा। तो इसके बाद यह विलुप्त भी हो जाएगा कि हाँ, इसको जो जोड़ा गया था, एसोसिएट किया गया था, तो उसको वह विलुप्त भी हो जाएगा। ठीक है, और आफ्टर कंडीशनिंग में हो ही गया कि कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स। और देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आर्टिफिशियल यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस है तो भी नेचुरल रिस्पॉन्स आता है। खाना नहीं आया था, सिर्फ घंटी बजाई गई थी, तो भी डॉग का रिस्पॉन्स बिल्कुल नेचुरल था, जैसे खाना आ गया हो, उसके मुंह से लार आ रही थी। और इस प्रोसेस में, इस कंडीशनिंग प्रोसेस में 5 मेजर कंडीशनिंग प्रोसेस शामिल हैं। कौन कौन से हैं? पहला है एक्विशन, यानी कि जब घंटी बजाई जाती है तो उसने यह कंडीशन एक्वायर कर ली डॉग ने कि हाँ, अगर घंटी बज रही है तो खाना आ रहा है। उसने इस कंडीशन को एक्वायर कर लिया। दूसरी है एक्सटिंक्शन, यानी कि जब कई बार घंटी बजाई गई और खाना नहीं आया, तो यह बाद में विलुप्त भी हो गया, यानी कि विलुप्तिकरण। और स्पॉन्टानियस रिकवरी, यानी कि जब 1-2 महीने के बाद अचानक से उस घंटी को दोबारा से बजाया गया,
तो डॉग के मुंह से लार आने लगी। तो ये था स्पॉन्टानियस रिकवरी। इसके बाद जनरलाइजेशन, यानी कि एक समय में उस डॉग को सभी आवाज़ें एक जैसी लगने लगी, वह पहचान नहीं पाता है कि कौन सी आवाज़ उस बैल की जिससे खाना आता है। इसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, जब वह उस बैल की आवाज़ को पहचान लेता है। तो ये टोटल 5 मेजर कंडीशनिंग प्रोसेस है जो इस कंडीशनिंग प्रोसेस में शामिल है। ठीक है, ये हमने थ्योरी नंबर 2 आज कंप्लीट कर ली। इसके बाद एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसको आपने काफ़ी बार सुना है और शायद पढ़ा भी हो, और इसको अब आप पढ़ने नहीं वाले हैं, आप इसको सिर्फ रिवाइज करने वाले हैं। छोटी सी प्यारी सी थ्योरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है बी एफ स्किनर, जो आप फ्रेम में देख रहे हैं, ये बी एफ स्किनर है। उनकी थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, इसको हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन बोल देते हैं। काफ़ी मज़ेदार इनकी थ्योरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी प्रभावशाली इफ़ेक्टिव ये मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक चूहे पर आधारित था। अभी इंसान पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले जानवरों पर ही काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। हाँ, होते हैं इंसानों पर भी, लेकिन जानवरों पर अधिक होते हैं। जिस प्रकार एक मूवी भी थी, उसमें भी चूहे पर ही एक्सपेरिमेंट था कि चूहे का एक क्लोन तैयार किया जाता है। आफ्ताब की वो मूवी है, बचपन में देखी थी मैंने, दोबारा तो नहीं देखी। उसमें चूहे पर एक्सपेरिमेंट होता है एक, और जो वे लोग चूहा बनाते हैं, दूसरा उसका क्लोन बनाते हैं, तो वो काफ़ी खतरनाक बन जाता है, और उसके बाद इंसान का ही एक और क्लोन बनाया जाता है जो फिर वो काफ़ी तबाही करता है। खैर, देखनी है मूवी वो, उसको दोबारा देखेंगे। अभी हम क्लास की बात कर लेते हैं। जो बी एफ स्किनर हैं वे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को देने वाले हैं। ठीक है, तो इनकी थ्योरी जो पिछली हमने 2 थ्योरी की हैं, पेवलो की और थोर्नडाइक की, उससे अलग हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उन थ्योरीज में पहले स्टिमुलस यानी कि खाना लाया गया था, उसके बाद रिस्पॉन्स हुआ था, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें पहले रिस्पॉन्स है, उसके बाद स्टिमुलस है। इस कारण यह उन थ्योरीज से अलग है। चलिए देखते हैं जो इनकी थ्योरी है उसमें हुआ क्या कि एक पिंजरे में एक चूहे को रखा गया, और चूहा पिंजरे में था, तो चूहे के सामने कुछ बटन थे। चूहा ऐसे ही हाथ पैर मारता है और अचानक से वह बटन प्रेस हो जाता है। 2 बटन थे, एक ग्रीन और एक रेड। जब वह रेड पे प्रेस करता है तो वहाँ से उसको करंट लगता है। तो 4-5 बार करने के बाद उसको पता लग गया कि इस बटन को तो लाइफ में दबाना नहीं है कभी भी, क्योंकि इससे करंट लगता है। और जो दूसरे वाला बटन था, ग्रीन वाला, तो अगर वह उसको प्रेस करता है, जब वह पहले गलती से प्रेस हुआ है, जैसे भी उसने प्रेस किया, तो उसके सामने खाना आ जाता है। तो उसको जब उसने कई बार इसको किया, दोहराया इसको, तो उसको पता लग गया कि इस बटन को दबाने से खाना आता है। तो एक टाइम के बाद वह उसको बिल्कुल आसानी से दबाने लग गया। जब उसको भूख लगती तो उसको वह प्रेस कर देता, और उसने जो रेड वाला बटन था उसको नहीं दबाया। तो देखिए, ये इनकी थ्योरी थी। और इनकी जो थ्योरी है, 1 मिनट, ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसके लिए एक प्यारा सा ये चार्ट आप देख लें, इससे आपको काफ़ी कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। इसमें री इन्फोर्समेंट की बात है और पुनिशमेंट की बात है, यानी कि हरा बटन और लाल बटन की हम बात कर रहे थे। जो री इन्फोर्समेंट है उसमें जो पॉजिटिव स्टिमुलस है और एक जो नेगेटिव स्टिमुलस है, यानी कि एक क्लासरूम में अगर कुछ चीज़ें हटानी हैं तो वो हटा दे तो बच्चों को और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इन और जो पॉजिटिव है वह हमने बात ही कर ही ली कि उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा था। तो इन दोनों से जो बिहेवियर था वह इंक्रीज हुआ है। और पुनिशमेंट की बात तो खैर नहीं करती, इसको कोई महत्व नहीं दिया गया है। पुनिशमेंट में दोनों में ही जो बिहेवियर है वह घटा है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है मैंने कि पुनिशमेंट को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया है। यहाँ पर 2 प्रकार की रीइंफोर्समेंट बताई गई हैं। कौन कौन सी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एक है कॉन्टीन्यूअस रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या है कि अगर हम बच्चे को लगातार शाबाशी दे रहे हैं, जैसे उसका एक क्लासरूम में टेस्ट हुआ तो उसके नंबर अच्छे आ गए तो हमने उसको शाबाशी दी, वेरी गुड दिया। और टेस्ट तो बच्चे के हर रोज़ होते रहते हैं, और अगर हम हर रोज़ उसको वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट बेटा
बोलने लग जाते हैं तो उसको एक आदत हो जाती है फिर, हाँ कि पापा ने तो या मम्मी ने तो बोलना ही है ऐसा, है ना। तो वह आ गया कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट यानी कि लगातार शाबाशी। तो दूसरा है वह है पार्शियल रीइंफोर्समेंट यानी कि अचानक से प्रोत्साहन देना, कभी कभार, कभी बोल दिया कभी नहीं बोला, और जब बोला तो अच्छे से बोला। तो यह अधिक प्रभावशाली माना जाता है कॉन्टिन्यूस के मुकाबले में। ठीक है, कि इसमें अधिक यह अधिक प्रभावशाली है कॉन्टिन्यूस से। उसमें तो एक आदत हो जाती है कि हाँ इन्होंने बोलना ही है, लेकिन पार्शियल में कभी कभी अचानक से बोल देना, इसको अधिक महत्व देते हैं। तो आज की हमारी अंतिम थ्योरी रहती है, हमने 3 थ्योरीज कर ली हैं, और आज की जो हमारी लास्ट थ्योरी है वह काफ़ी छोटी सी थ्योरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन डाले हैं जिससे आपको आज की क्लास का एक निचोड़ मिल जाएगा। देखिए, जो हमारी आज की लास्ट थ्योरी है वह है इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, और ये कोहलर ने दी है। ये कोहलबर्ग नहीं है, कहीं आप इनको कोहलबर्ग समझ जाएं, कोहलबर्ग अलग है, वह डेवलपमेंटल थ्योरीज में है, और जो कोहलर है वह इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी देने वाले हैं। और ये है गेस्टलिज्म या गेस्टलवाद के अंतर्गत आते हैं, जिसको और गेस्टलवाद को वेरथाइमर ने दिया है। यहाँ पर टोटल 3 लोग थे जिसमें कोहलर भी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, इनकी थ्योरी और इनकी पिक्चर ये रही, पहले पिक्चर देख लो इनकी, ये थे कोहलर। और इनकी जो थ्योरी है वह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे है इंटरेस्टिंग, देख लो। इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया गया, और एक काफ़ी ऊंचाई पर कुछ केले रख दिए गए, या यूँ कहे केले टांग दिए गए ऊंचाई पर। तो जो ये चिंपैंजी था, पहले तो यह इनके पिंजरे में पड़ा रहा, इसके हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, और अचानक से इसके दिमाग में आइडिया आता है कि जो पिंजरे में बॉक्सेज पड़े हुए हैं मैं इनका यूज कर लेता हूँ। तो वह बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखता है और वह उन केलों तक पहुँच जाता है। और जब एक्सपेरिमेंट में कोहलर ने इन केलों की ऊंचाई और बढ़ा दी, तो चिंपैंजी ने ऐसा किया कि वहाँ पर जो छड़ी पड़ी हुई थी उसका भी यूज़ कर लिया। पहले उसने बॉक्स रखे, उसके ऊपर चढ़ा, फिर छड़ी से उन केलों तक वह पहुँच गया। तो इसको बोलते हैं सडन इंसाइट, यानी कि अचानक से सॉल्यूशन आना। जिस प्रकार से कहते हैं ना मेंटोस, अचानक से दिमाग की बत्ती जला दे, तो उस प्रकार का रिस्पॉन्स की चिंपैंजी ने जो रिएक्ट किया वह एक अचानक से रिस्पॉन्स था। तो इसी के बारे में बात करते हैं इनसाइटफुल लर्निंग में कोहलर। ठीक है, आज हमने टोटल 4 थ्योरीज कर ली हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास रही है, और आप 2-3 क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, उनका आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हमने बीच में भी डिस्कस किया है कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ये थ्योरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने इनको काफ़ी आसान बनाने की कोशिश आपके लिए की है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पढ़ते हैं किसी बुक से या कहीं से, तो हमारे समझ में कुछ नहीं आता है। और ये 4 थ्योरीज आज हमने की हैं। हो सके तो आप क्लास को एक बार रिपीट कर लेना, क्योंकि ये कुल 25 मिनट के आसपास की क्लास आपकी बन रही है। और अगर आप इसको 1.5 पर भी चलाएंगे तो यह आप लगभग 12-15 मिनट में आप इसको कवर कर लेंगे। तो आप साथ में नोट्स भी बना लें, आपके एक पेज पर सारे नोट्स इसके आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो यह है जो आज हमने थ्योरी की है, बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद पर आधारित है। देखिए, अगर बढ़िया रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं, और ये लोग आनुवंशिकता को महत्व नहीं देते हैं। कौन? बिहेवियरिज्म वाले। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? इज एसोसिएट विद, वह बी.एफ. स्किनर से संबंधित है। हाँ, थोड़ी सी बात इसकी थोर्नडाइक ने भी की है, लेकिन जो इससे मुख्य संबंध रखते हैं वो बी.एफ. स्किनर ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पहले से सीखे गए कौशल और नए कौशल के बीच में समान तत्वों की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप, यानी कि जो हमने पहले एक स्किल सीख रखी है और जो हम एक नई अभी स्किल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि दोनों का जो आपस में संबंध है वह फिर
क्या रिजल्ट देगा, तो वह नेगेटिव रिजल्ट देगा या पॉजिटिव देगा या जीरो या फिर जनरल। अगर हमने पहले कोई काम कर रखा है, अगर हमने पहले टाइपिंग सीख रखी है और अब हमारी जॉब लग गई कंप्यूटर वाली फील्ड में ही, तो यह हमें नुकसान देगा या फ़ायदा देगा, तो यह हमें फ़ायदा ही देने वाला है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के साथ में आज की हमारी क्लास होती है कंप्लीट। और ऐसे ही जो दूसरी क्लासेज हैं, इससे पहले हमने डेवलपमेंटल थ्योरीज़ की हैं, जीन पियाजे की, वाइगोत्स्की की, कोहलबर्ग की, वो भी काफ़ी अच्छी क्लासें हैं। वो भी 20 मिनट के आसपास की क्लासें हैं, बल्कि 20 मिनट से कम भी हैं, शायद दो। तो ऐसी ही जो क्लासेज हैं वो बिल्कुल फ्री में ही उपलब्ध हैं। कहाँ पे उपलब्ध हैं? जो हमारा यूट्यूब चैनल है टेट वाला टीचर, इस नाम से जो हमारा चैनल है उस पर अवेलेबल है। तो आप जाकर उनको भी देखें। और अगर आपको आज की जो ये क्लास की पीडीएफ थी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगी। जो आज हमने क्लास की है ये सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी? ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? जो हमारे चैनल का नेम है टेट वाला टीचर, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम है। अगर आपको टेलीग्राम कई बार नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाता है, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाता है। यहाँ से डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं हूँ संदीप अल्फाज, जो आपके साथ आज क्लास में था। और बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। सीडीपी हो सकता है कि आप पहली बार ही पढ़ रहे हो या पहले कहीं से पढ़ा हो, तो सीडीपी ऐसा ही सब्जेक्ट है, जैसे मैं शुरू में डिस्कस कर रहा था कि ये जो अदर सब्जेक्ट हैं जो हम कॉमन सुनते आते हैं हमारे समाज में, सोसाइटी में, या फिर पढ़ते आते हैं, वैसा नहीं है। इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि ये औरों से अलग है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, क्लास को आप दोबारा देख सकते हैं और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका सीटेट पास हो, उसके बाद आपकी जॉब लगे, तो ये आपके लिए एक अच्छा चैनल है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम में ही सीटेट पास हो चुका है। ठीक है, तो जुड़ जाएं और चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब वगैरह कर लें। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता। और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।